तो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया। चलिए अब चलते हैं हमारे आगे के टॉपिक पर। तो हमने पिछले वीडियो में किस प्रकार से हमने यहाँ पर जो हमारी विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा और जो हमारा बीओटी था वो पढ़ा, और उसके अगले वीडियो में हमने उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी किए। तो अब हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा, आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत। ठीक है, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आता है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध कितना होना चाहिए। ऑप्शन में देता है अनंत, शून्य, एक, या और कोई ऑप्शन दे देता है। तो आज हम समझते हैं कि एक आदर्श जो स्रोत होता है, वोल्टेज स्रोत, वो एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। कुछ इस प्रकार का चित्र होगा। मान के चलिए कोई यहाँ पर हम एक प्रतिरोध लगाते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध लगाते हैं और इसी के साथ में हम एक वोल्टेज स्रोत इसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज स्रोत होता है ई, और ये प्रतिरोध होता है आंतरिक प्रतिरोध आर आई। ठीक है, ये क्या होता है इसका आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और ये जो होता है वो होता है इसका वोल्टेज स्रोत। कौन सा होता है? वोल्टेज स्रोत। तो ये जो इतना इतना आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वोल्टेज स्रोत कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल होते हैं इसके इस प्रकार से। तो देखिए आदर्श वोल्टेज स्रोत वह वोल्टेज स्रोत होता है जिसमें उसकी जो स्रोत वोल्टेज होती है वो इसके टर्मिनल्स पर प्राप्त होते हैं। ये इसके क्या है? टर्मिनल। ये क्या है यहाँ पर? टर्मिनल। जो खुला परिपथ होता है हमारा, क्या होता है? खुला परिपथ पर वोल्टेज जो स्रोत होता है वो यहाँ पर हमें प्राप्त होना चाहिए। उसका मतलब होता है क्या? आदर्श वोल्टेज स्रोत। अब यहाँ पर हम देखते हैं, चूंकि ये इसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, और यदि हम इसके श्रेणी क्रम में भी यहाँ पर एक अगर हम रेजिस्टेंस लगा दें, इस प्रकार का रेजिस्टेंस लगा दें, लोड, तो क्या हमें यहाँ पर इन टर्मिनल्स पर वोल्टेज प्राप्त होगी जो कि इसकी स्रोत वोल्टेज थी। मान के चलिए इसमें मैंने 250 वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो मुझे इन टर्मिनल्स पर भी 250 वोल्ट प्राप्त होना चाहिए। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत वहां होता है जो जो हमारा लोड है, इस लोड के मान को यदि मैं परिवर्तित भी करूं तो मेरा ये वोल्टेज परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और ये एक ही कंडीशन में होगा, जब चूंकि सीरीज क्रम में यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, और हम जानते हैं कि सीरीज क्रम में यदि प्रतिरोध जुड़े हैं तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप तो होता है, क्योंकि धारा तो समान होगी लेकिन वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूं? वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है हमारा? V इजिकल टू आई आर। अब धारा तो समान है, इसको तो हम छिड़कानी कर नहीं सकते। तो यहाँ पर R यानी कि ये आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यदि मैं इस इंटरनल रेजिस्टेंस को शून्य कर दूं तो टोटल वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो भी शून्य हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध का मान शून्य होता है, या जिस स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो वह एक आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाता है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट लिख सकते हैं हम। पहला पॉइंट लिख लीजिए, वह वह परिपथ या वह वोल्टेज जिसके जिसके टर्मिनल जिसके टर्मिनल पर जिसके टर्मिनल पर भार परिवर्तित करने पर स्रोत वोल्टेज
अपरिवर्तित रहता है वह आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम? आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 ओम होता है। ठीक है, 0 ओम होता है, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध को वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध को वोल्टेज स्रोत के साथ कायम जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, इसका मान कैसा होता है? न्यूनतम मान होता है। कैसा होता है? निम्न मान होता है। निम्न मान किसका होता है? इस आंतरिक प्रतिरोध का। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जो बैटरी है ना, इस बैटरी यानी कि वोल्टेज स्रोत के श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है आंतरिक प्रतिरोध। तो वह वोल्टेज जिसके टर्मिनल पर भार परिवर्तित करने पर भी स्रोत वोल्टेज परिवर्तित ना हो, वो क्या कहलाता है? आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत कहलाता है। आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध 0 ओम होता है, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू IR के फॉर्म में होता है। यहाँ पर धारा समान होती है क्योंकि सीरीज क्रम में है, इसीलिए यहाँ पर क्या करते हैं हम? रेजिस्टेंस को 0 ले लेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप भी 0 होगा। जब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज हमें कहाँ प्राप्त होगा? इसके टर्मिनल पर, यदि हम इसके लोड को हटा भी दे तो। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से इसको बोलते हैं हम क्या? आदर्श वोल्टेज स्रोत। आंतरिक प्रतिरोध को वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और ये जो प्रतिरोध होता है ये निम्न मान प्रतिरोध होता है। इसका निम्न मान होता है, निम्न मान प्रतिरोधक। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या? आदर्श स्थिर वोल्टेज। ठीक है, न्यूनतम मान का होता है। ध्यान रखना है आपको, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है वो ये वाला पॉइंट एग्जाम में अधिकतर आता है कि एक आदर्श स्थिर वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। ऑप्शन में दे सकता है, ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन डी में क्या ले सकता है वो? 1000 ओम दे दे, कुछ भी दे दे, हमें तो बस पता है कि भाई 0 ओम होता है, हमें बाकी ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 0 ओम हमें यहाँ पर लगा के आना है। अनंत ओम होता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर आदर्श जो स्थिर वोल्टेज हो गया, आदर्श स्थिर धारा स्रोत के बारे में। अब बात करते हैं हम स्थिर धारा स्रोत की, आदर्श है ना, आइडल स्थिर धारा स्रोत। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें हम इसका अगर चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कुछ इस प्रकार का हम यहाँ पर क्या करते हैं? स्रोत को दर्शाते हैं इस एरो के निशान के थ्रू। यहाँ पर ये हमने लगा दिया टर्मिनल, इसके ये टर्मिनल, इसमें जो प्रतिरोध जुड़ा होता है, याद रखना है आपको, वो जुड़ा होता है इसके समांतर। इसको बोलते हैं आर इन, इंटरनल रजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध। ये तो हो गया हमारा क्या? धारा स्रोत, धारा स्रोत, और यहां से ये धारा आई बह रही है, और ये हो गया इसका क्या?
आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। अब यहां पर इसकी परिभाषा क्या होगी कि वह धारा स्रोत, ठीक है, वह धारा स्रोत जो भार परिवर्तन से परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, या उसकी टर्मिनल धारा परिवर्तित ना हो, या टर्मिनल धारा अपरिवर्तित रहे। अब देखिए कौन सी कंडीशन में हो सकता है। मान के चलिए ये धारा स्रोत है, यहां से कोई धारा चली, अब देखिए समांतर है, समांतर में धारा अलग अलग होगी, यानी कि यहाँ पर I1 जाएगी, यहाँ पर I2 जाएगी। कोई भी अगर मान लो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस जोड़ देता हूं तो ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि मुझे इस टर्मिनल पर मान के चलिए यहाँ से 10 एम्पियर की धारा बही, कितने एम्पियर की, 10 एम्पियर की, तो मुझे इस टर्मिनल पर 10 एम्पियर ही मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए, 10 एम्पियर, तभी वो एक आदर्श स्थिर धारा स्रोत होगा। तो ऐसी कंडीशन क्या हो सकती है कि मुझे यहाँ पर 10 एम्पियर मिले। यदि ये धारा यहाँ ना जाए, यहां तक तो इस पॉइंट तक तो 10 एम्पियर थी मेरे पास, लेकिन मुझे 10 एम्पियर कहाँ चाहिए, इन टर्मिनल पर चाहिए। तो मैं क्या करूं कि यहाँ पर धारा ना जाए, तो क्या मैं इस परिपथ को खोल दूं, बिल्कुल खोल दीजिए। इस परिपथ को खोल दूं यानी कि अगर एक पॉइंट में यहाँ पर बना सकता हूं कि आदर्श स्थिर धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध अनंत ओम हो, अनंत ओम होना चाहिए, तभी वहां एक आदर्श स्थिर धारा स्रोत होगा। देखिए यहां पर यदि इसका प्रतिरोध यदि अनंत हो गया, देखिए अगर V इजिकल टू आई आर के नियम अनुसार यदि यहाँ पर V बाय आर है और ये I है, अगर इस प्रतिरोध को मैं अनंत कर दूं यानी कि V बाय ऐसा अनंत कर दूं, तो यहाँ पर इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, शून्य, यानी कि धारा का मान क्या होगा, शून्य, यानी कि ये एक खुला परिपथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट के यहाँ पर क्या होता है, प्रतिरोध अनंत होता है, और इसमें किसी प्रकार की कोई धारा जब नहीं बहेगी तो सारी धारा मुझे यहाँ पर इस टर्मिनल पर मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी नहीं होगा किसी प्रकार का, क्योंकि यहाँ पर ये समांतर में है, और समांतर में धारा असमान होती है, वोल्टेज तो समान ही होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यदि इस धारा का मान, इस रेजिस्टेंस का मान मैं अनंत कर दूं, तो मुझे यहाँ पर धारा का जो ड्रॉप है वो मुझे यहाँ पर जीरो एम्पियर मिलेगा, जिससे मेरी पूरी धारा इसमें से ना जाकर के पूरी यहाँ टर्मिनल पर प्राप्त हो जाएगी। तो मैं एक पॉइंट और लिख सकता हूं यहाँ पर कि आदर्श स्थिर धारा स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ठीक है, समांतर क्रम में जुड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो स्रोत के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो प्रतिरोध होता है यानी कि इस प्रतिरोध का मान उच्च होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोध होता है, उच्च प्रतिरोधक। ठीक है, उच्च मान का प्रतिरोधक हम इसमें उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर यदि इस प्रतिरोधक का मान मैं उच्च से उच्च कर दूं, अनंत ही कर दूं, तो धारा बहेगी क्या, क्योंकि धारा तो कम रेजिस्टेंस में बहती है या नगण्य रेजिस्टेंस बहती है, यहाँ तो रेजिस्टेंस का मान अनंत है, तो अनंत रेजिस्टेंस में धारा तो बहेगी नहीं। तो इसीलिए एक प्रकार का ओपन सर्किट हो जाएगा, जिससे धारा यहाँ ना जाकर के इधर पहुंच जाएगी और टर्मिनल पर हमें
स्रोत के बराबर वोल्टेज मिल जाएगी ना, पहला वाला पॉइंट हमारा सिद्ध हो जाएगा ना कि वहां धारा स्रोत जो भार परिवर्तन से परिवर्तित ना हो या टर्मिनल धारा अपरिवर्तित रहे, ये टर्मिनल पर धारा अपरिवर्तित रहे, वही कहलाता है हमारा आदर्श स्थिर धारा स्रोत। मेन पॉइंट है इसमें यहाँ पर ये वाला, आदर्श स्थिर धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध अनंत होता है, अनंत ओम होता है। और वोल्टेज जो हमारा आदर्श स्थिर वोल्टेज जो स्रोत था उसका जो आंतरिक प्रतिरोध था वो 0 ओम था। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर किरचॉफ के लॉ के बारे में। देखिए किरचॉफ के हमने पढ़े हुए हैं कि दो नियम तो होते ही। ठीक है, देखिए किरचॉफ का नियम कहाँ पर उपयोग होता है, कहाँ पर उपयोग नहीं होता है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला पॉइंट यदि हम किरचॉफ के नियम में लिखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह नियम एसी व डीसी दोनों परिपथों पर लागू होता है, दोनों परिपथों में लागू होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानकारी लेंगे, अगर किरचॉफ का नियम हम पढ़ेंगे तो हमें जानकारी होना चाहिए कि किरचॉफ का नियम कहाँ पर उपयोग होता है। ठीक है, ये एसी और डीसी दोनों के लिए ही यहाँ पर लागू होता है। दूसरा नियम हम लिखेंगे कि यह नियम रेखीय तथा अरेखीय दोनों परिपथों में लागू होता है, दोनों परिपथों में लागू होता है। देखिए हमने ओम का नियम पढ़ा था, तो ओम का नियम किस पर लागू हो रहा था, सिर्फ रेखीय परिपथों में। ठीक है, जिनमें वोल्टेज धारा के बीच में एक रेखीय परिपथ बन रहा था वहां पर लागू हो रहा था। लेकिन जिस नियम जहां पर ओम का नियम लागू नहीं होगा वहां पर हम कौन सा नियम लागू करेंगे, यही किरचॉफ के नियम को हम लागू करेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे हम वितरित पैरामीटर, वितरित पैरामीटर वाले परिपथ। देखो वितरित पैरामीटर यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर होते हैं उन परिपथों में यह नियम लागू नहीं होता है, परिपथों में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये अपने को सबसे पहले किरचॉफ के नियम में ये 3 पॉइंट हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखना है, पता होना चाहिए कि किरचॉफ का नियम कहाँ लागू होता है और कहाँ पर लागू नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किरचॉफ का जो नियम है वो एसी डीसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जो परिपथ है वो वाला करंट था, और डायरेक्ट करंट वाला जो परिपथ है दोनों पर ही लागू होता है। ठीक है, यह नियम रेखीय तथा आरेखीय दोनों परिपथों में लागू होता है, वितरित पैरामीटर परिपथों में यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो किरचॉफ के नियम के कुछ पॉइंट है। अब हम बात करें यहाँ पर, हमें ध्यान है हमें जब हम बात करें किरचॉफ के नियम की, तो यहाँ पर देखिए कितने नियम है इनके, 2 नियम इन्होंने दिए थे, इन परिपथों के आधार पर 2 नियम यहाँ पर दिए थे। कितने नियम दिए थे, 2 नियम। ठीक है, कौन कौन से दिए थे, सबसे पहला दिया था क्या इन्होंने, प्रथम नियम क्या दिया था, धारा या बिंदु का नियम, पॉइंट का धारा या बिंदु नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा या बिंदु नियम। और दूसरा जो नियम दिया था वो दिया था मेश या वोल्टेज का नियम। ठीक है, किरचॉफ के 2 नियम थे, किरचॉफ का धारा या बिंदु का नियम या किरचॉफ का मेश या वोल्टेज का नियम, ये 2 नियम इन्होंने दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इस नियम की। ठीक है, धारा या बिंदु का नियम, ये हेडिंग डालेंगे धारा या बिंदु का नियम। तो सबसे पहले हमने ये नियम पढ़ा है, लगभग सभी लोगों को याद होगा कि जब किसी परिपथ में या जब किसी बिंदु पर, यहाँ पर मान के चलिए कोई यहाँ पर एक हम पाइप के उदाहरण समझते हैं, कोई पाइप है, इसमें से इधर से मान के चलिए कोई धारा गुजर रही है,
ठीक है, इधर से इन दोनों तरफ से कोई धारा गुजर रही है, तो इधर से मान के चलिए जो धारा I गुजर रही है और यहाँ पर धारा I1 गुजर रही है, यहाँ धारा I2 गुजर रही है, तो इन दोनों का जो योग होता है I1 प्लस I2 वो इस पूरी धारा I के बराबर होता है। यानी कि ऐसे मान लीजिए यहाँ से हमने पानी जो भरा इस पाइप के अंदर, कुछ पानी क्या होगा, कुछ पानी इस पाइप से निकल जाएगा, कुछ पानी इस पाइप से निकल जाएगा, यानी कि इसमें जो पानी भरा था वो दो भागों में बट जाता है। यदि इन दोनों भागों के पानी को मैं एक बाल्टी में इकट्ठा यहाँ पर कर लेता हूँ तो क्या होगा, यदि इस बाल्टी में मैंने इस पानी को इकट्ठा कर लिया तो यहाँ पर जो पानी भरा था वो पानी मुझे कहाँ प्राप्त हो जाएगा, इस बाल्टी के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ से जो धारा प्रवाहित करी वो इन दोनों के योग के बराबर होती है। आपने इसको इस प्रकार से भी समझने की कोशिश करी होगी पहले कभी कि यहाँ पर आपने एक बिंदु बनाया, इस प्रकार से धाराओं को इसके बीच में से गुजार दिया हमने, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी ये जो पॉइंट हो गए क्या होगा, यहाँ पर एक बिंदु, इस बिंदु पर ये धाराएं जहाँ मिल रही हैं, ठीक है, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इसकी परिभाषा कुछ पढ़ी है कि किसी भी परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या, शून्य होता है। यानी कि किसी भी परिपथ में किसी बिंदु पर, एक परिभाषा और एक परिभाषा हमारी क्या हो गई कि किसी भी परिपथ के एक बिंदु पर मिलने वाली जो धाराएं हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, या परिपथ को इस प्रकार से बना सकते हैं हम, ये मान चलिए हमारा कोई परिपथ है, बैटरी सीमित कर दी हमने इससे, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, इस प्रकार का प्रतिरोध लगा है। तो यहाँ से देखिए क्या होता है, जब यहाँ से धारा चलती है तो यहाँ पर जाती है I धारा, लेकिन यहाँ पर देखिए बिंदु क्या है, यहाँ पर ये बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर जंक्शन कहाँ है हमारे, किस जंक्शन है, ये एक जंक्शन है हमारा यहाँ पर, ठीक है, हमने पढ़ा है जंक्शन बिंदु क्या होता है। तो यहाँ पर धारा क्या होगी, दो भागों में बढ़ जाएगी, यानी I1 और I2 पे यहाँ पर डिवाइड हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो धारा थी इस पर तो इस धारा का मान I ही था, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट पर आई तो ये धारा दो भागों में बट गई। यदि अब इन धारा को मैं घूम करके वापस कहाँ चली जाएगी, इस माइनस में चली जाएगी, यानी कि जितनी धारा हमने यहाँ पर दी उतनी धारा हमें इस पॉइंट पर मिल रही है, तो इसका मतलब इनका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो सबसे पहली परिभाषा आप चाहें तो लिख सकते हैं, अभी हम यहाँ पर नोट करेंगे, इस नियमानुसार इस नियमानुसार परिपथ के किसी बिंदु, ठीक है, परिपथ के किसी बिंदु, परिपथ के किसी बिंदु पर बिंदु को हम संधि बोल सकते हैं, किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, राइट, कैसा लिखते हैं, यानी कि मान के चलिए हमारी ये धारा थी कितनी, टोटल I धारा थी, इसमें दो भागों के बराबर, यानी कि I1 प्लस I2 के इक्वल होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बीजगणित योग निकालें तो बीजगणित का मतलब क्या होता है कि इस पक्ष को भी हम इधर लेके आएंगे, यानी कि I, ये माइनस का I1 माइनस का I2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, समेशन I इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। इसकी दूसरी परिभाषा भी हमने पढ़ी है, इसकी या करके आप लिखिएगा दूसरी परिभाषा, या बिंदु बिंदु की ओर, या बिंदु की ओर आने वाली, बिंदु की ओर आने वाली धारा तथा बिंदु से या संधि से, बिंदु से
दूर जाने वाली धाराएं, दूर जाने वाली धारा आपस में बराबर होती है, या एक दूसरे में आपस में बराबर होती है, या एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है, यानी कि जैसे बिंदु की ओर आ रही कौन सी धारा है, आई, जा कौन सी रही है, I1 प्लस I2, यानी कि ये तो दोनों धाराएं हैं, ये संधि की ओर आने वाली धाराओं के बराबर होती है। इस परिभाषा को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी बिंदु या किसी बिंदु से दूर जाने वाली धारा और बिंदु पर आने वाली, देखिए बिंदु की ओर आने वाली धारा कौन सी है, ये, और दूर जाने वाली कौन सी है, ये। इन दोनों, ये दोनों क्या होंगी, आपस में बराबर होती है। ठीक है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो हम क्या करते हैं, बिंदु की ओर मान के लिए ये I1 धारा आ रही, ये I2 आ रही, I3 आ रही, और ये बाहर जा रही है I4, I5 और I6। तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, मान के चलिए हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं कि जो बिंदु की ओर आने वाली धारा है इनको हम जोड़ देते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबरी पर I4 प्लस I5 प्लस I6, यानी कि एक दूसरे के बराबर होती है। और जब हम इन I4, I6 को इस साइड ले आएंगे ना, तो समेशन I इज इक्वल टू हम इसको 0 लिखेंगे। इसका मतलब होता है कि बीज गणितीय योग जो होता है इनका शून्य होता है, और संधि से दूर जाने वाली और संधि की ओर आने वाली धाराएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इनका मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो ये नोट कर लीजिए आप। सबसे महत्वपूर्ण एक चीज और आपको इसमें नोट डाउन करना है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है, जो धारा का या बिंदु का नियम होता है, वो जो नियम होता है वो करता है हमारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन सा, किरचॉफ का जो प्रथम नियम। देखिए क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आवेश यानी कि धारा, यानी कि धारा का प्रवाह यानी कि आवेश का प्रवाह होता है। तो जैसे इस जंक्शन के पास में कोई धारा जा रही होती है तो वो दो भागों में बढ़ जाती है, यानी कि नियम के अनुसार जो यहाँ पर इनका बीजगणितीय योग होता है शून्य होता है, यानी किसी भी प्रकार का यहाँ पर आवेश का क्या होता है, नुकसान नहीं होता है, किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है। यानी कि जितना आवेश हम इसको देते हैं उतना ही आवेश हम इसको वापस इससे ले भी लेते हैं इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पर किसी प्रकार क्या होती है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर क्षति नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है, यह काफी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, टीओ वगैरह के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो धारा या बिंदु का नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो वो याद रखना है आपको, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की कोई आवेश की हानि नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में हम यहाँ पर इसका दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या था हमारा, मेश या वोल्टेज का नियम। तो हेडिंग डालेंगे सभी, मेश या वोल्टेज नियम। हेडिंग डालिए अब, मेश या वोल्टेज नियम। ठीक है, देखिए मेश का मतलब होता है एक बंद लूप। इसका मतलब क्या होता है, इस मेश का मतलब होता है एक बंद लूप या बंद परिपथ या बंद लूप भी आप इसको बोल सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे मान चलिए यहाँ पर हम एक बंद लूप या मैश ले लेते हैं। बंद लूप किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। रेजिस्टेंस लगा है, मान चलिए यहाँ पर एक, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा है। इस प्रकार से रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक है, और माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए ये एक बंद, इसको कहते हैं क्या, एक बंद लूप। ये क्या है, एक बंद परिपथ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होगा, IR1 होगा, IR2 होगा, IR3 होगा, IR4 होगा। तो ये जैसे मान के चलते हैं हम कि ये हमारा क्या है, R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसको किसी बैटरी के साथ संयोजित किया है। तो इस नियम के अनुसार की परिभाषा क्या होगी, ये एक बंद लूप है। ठीक है, इसकी परिभाषा होगी कि इस नियम के अनुसार या इस नियमानुसार, लिखिएगा आप, इस नियमानुसार
किसी बंद लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग शून्य होता है। देखिए अब यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 प्लस IR4 बराबर पर 0। तो इसको मैं टोटल क्या लिख सकता हूँ, समेशन IR इज इक्वल टू 0, यानी कि कुल जो बीजगणितीय योग अगर इसका होगा वो क्या होगा, शून्य होता है। या देखिए हम जानते हैं कि E बराबरी पर I इंटू आर होता है, तो समेशन E इज इक्वल टू अगर 0 लिखा है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या है, IR होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा फंडा है इसका कि किसी बंद लूप में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, ठीक है। कहीं कहीं आपको इसकी परिभाषा ये भी देखने को मिल सकती है कि किसी भी बंद लूप या बंद परिपथ या मेश में दिया गया जो वोल्टेज है, दिया गया वोल्टेज तथा उसके अंदर होने वाले कुल वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग भी शून्य होता है। कहीं कहीं ये भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के हमें क्या ध्यान रखना है, जहां पर वोल्टेज की बात हो रही होती है ठीक है, वहां पर हमें किरचॉफ का द्वितीय नियम वहां पर लागू करना है। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है पता है आपको, देखिए यहाँ पर हमने मान चलिए ई वोल्टेज यहाँ पर इसको दिया है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि समेशन आई आर यानी कि टोटल जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर है, यहाँ पर समेशन ई के बराबर है। यानी कि यहाँ पर मान के चलिए मैंने 250 वोल्ट दिया और मुझे वापस घूम करके एक समान वोल्टेज मिला, यानी कि हर उस पे क्या मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा मुझे, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो टोटल वोल्टेज को यदि मैं जोड़ दूंगा तो मुझे ई के बराबर मिल जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि और यहाँ पर वोल्टेज क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसको चलाती है, आवेशों को चलाती है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि ये जो नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण यानी कि जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है मेश या वोल्टेज का नियम, वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट दोनों ही नियम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी आईएमपी है, ये भी टीओ के एग्जाम में आ चुका था, इसलिए आपको लिखवा दिया है कि यहाँ पर जो प्रथम नियम है किरचॉफ का, प्रथम नियम आपका काय में उपयोग होगा, आवेश संरक्षण में उपयोग होता है। और जो दूसरा नियम है मेश या वोल्टेज का नियम, वो आपका लागू होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, ठीक है। तो ये दोनों नियम आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सभी लोग हेडिंग डालेंगे ईएमएफ के चिन्ह का निर्धारण। देखिए ईएमएफ के चिन्ह का निर्धारण का मतलब ये होता है कि जब हम किरचॉफ का जो हमारा नियम है ना, द्वितीय नियम जो मेश वोल्टेज का नियम, उससे संबंधित जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो ये चिन्ह हमें वहां पर बहुत ही ज्यादा काम आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि प्रथम नियम तो सीधा सीधा है कि जो आने वाली धाराएं हैं उनको हम धनात्मक लेते हैं, जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है हमें इस बंद मेश में या लूप में कि हम किस प्रकार से निर्धारण करें। तो मान के चलिए हम यहाँ पर हमारे पास एक कोई वोल्टेज स्रोत को हम ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा ऋण सिरा है, ये धन सिरा है, ठीक है। यहाँ पर कोई ये हमारा एक वोल्टेज स्रोत है जिसका ई हम यहाँ पर नाम या ई यानी वोल्टेज। तो ईएमएफ के चिन्ह का निर्धारण हम कैसे करेंगे, ठीक है, सॉरी देखते हैं। मान के चलिए ये एक वोल्टेज स्रोत है और ये हमारी क्या है, चलने की ही दिशा है। कैसी है, चलने की दिशा है, ठीक है, चलने की क्या है, दिशा है। यदि अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि यदि
यदि परिपथ में, या फिर ऐसा लिख लीजिए, परिपथ में यदि, परिपथ में यदि, परिपथ में यदि हम ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलें, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर, धन सिरे की ओर चलने पर विभव यानी कि ई, विभव में क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होती है। अर्थात क्या कहलाता है वो, अर्थात वहां धनात्मक, धनात्मक विभव यानी कि प्लस ई, प्लस ई, अर्थात वहां धनात्मक विभव होता है, प्लस ई होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यदि हम परिपथ में ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं तो वोल्टेज में क्या होती है, विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी कि वो धनात्मक विभव, पॉजिटिव विभव कहलाता है, इसलिए हम उसको क्या लेते हैं, प्लस ई लेते हैं। अब ई का मान वहां कुछ भी हो सकता है, तो न्यूमेरिकल में कुछ भी हो सकता है। हम इसके सवाल करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा, बस आपको नोट डाउन जरूर करना है। दूसरा, परिपथ में यदि, परिपथ में यदि हम धन सिरे से ऋण सिरे की ओर, ऋण सिरे की ओर चलने पर विभव या वोल्टेज में क्या होती है, कमी होती है। क्या होती है, में कमी, कमी होती है। ठीक है, अर्थात वहां कौन सा विभव कहलाता है, ऋणात्मक विभव होता है। कौन सा, अर्थात वहां ऋणात्मक विभव यानी कि माइनस ई होता है। ठीक है, यानी कि हम चल रहे थे इस साइड पे, अब हमने क्या करा, यहाँ पर हम विपरीत दिशा में चलने लगे। किस में चलने लगे, विपरीत दिशा में, यानी कि धन से ऋण की ओर, विपरीत दिशा में। ठीक है, पहले हम चल रहे थे कहाँ, हमारे चलने की दिशा किस तरफ थी, ऋण से धन की ओर थी, तो हमारा विभव कैसा था, धनात्मक था। इसी प्रकार हम क्या मुड़े और हमने विपरीत दिशा करी, यानी कि अब हम क्या हुआ, धन से ऋण की ओर चल दिए, तो हमारा क्या हुआ, ऋणात्मक विभव वहां पर होने लगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से क्या करते हैं, ईएमएफ के चिन्ह का निर्धारण इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद हम करेंगे आगे वोल्टेज ड्रॉप के चिन्ह का निर्धारण, क्योंकि यहाँ पर जब हम मेश या वोल्टेज का नियम जब अभी हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या हो रहा था, उसमें दो चीजें हो रही थी, एक तो हो रहा था ई और एक हो रहा था आई आर, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप। तो इन दोनों से ही संबंधित क्वेश्चन हमारे एग्जाम में मेश या वोल्टेज के नियम के अनुसार आने वाले हैं, जो कि इनके थ्रू ही हम इनको सोल्व करेंगे। बहुत सिंपल है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए सभी लोग हेडिंग डालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप आई आर के चिन्ह का निर्धारण। हमने यहाँ पर ईएमएफ के चिन्ह का निर्धारण देख लिया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप आई आर के चिन्ह का निर्धारण, यानी कि यहाँ पर मान के चलते हमारे पास कोई ये इस प्रकार का एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस किसी भी परिपथ में क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस के पास था, यहाँ से धारा चलते हुए आ रही है, और यही हमारी क्या है, चलने की दिशा है। मान के चलते हैं हम कि चलने की हमारी दिशा क्या है, ये वाली, इस तरफ अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वाले में किया था, इसमें भी हमने सेम क्या करा है, यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप दर्शाया है और चलने की दिशा यहाँ पर है। तो इसमें सभी इसे में लिखेंगे आप। ठीक है, धारा की दिशा, ठीक है, धारा की दिशा कैसी है, हमारी चलने की दिशा के साथ समांतरी, यानी कि जिस दिशा में हम चल रहे हैं तो धारा भी उधर ही चल रही है, यानी कि धारा की दिशा में
चलने पर वोल्टेज ड्रॉप पर वोल्टेज ड्रॉप ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक यानी कि -IR होता है। ठीक है, जब धारा की दिशा में हम चल रहे होते हैं, धारा की दिशा के विपरीत, अब यदि मान के चलिए इसको मैं दूसरा बना देता हूं, यहां पर रेजिस्टेंस है मेरा यही वाला, ठीक है। अब ये धारा की दिशा इस तरफ है लेकिन हम इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, चलने की दिशा हमारी क्या हो गई, विपरीत हो गई। तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप धारा की दिशा के विपरीत चलने पर वोल्टेज ड्रॉप धनात्मक यानी कि +IR होता है। ठीक है, यानी कि जब हम धारा की दिशा में बढ़ेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होता है, वहां पर कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम धारा की दिशा के जब विपरीत चलते हैं तो क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ता जाता है धारा की दिशा के। चलिए समझते हैं अब हम यहाँ पर जो हमने निर्धारण किए हैं चिन्हों के, उनको कहाँ पर हमें उपयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बंद लूप ले लेते हैं जिसमें हम कुछ बैटरी उपयोग कर लेते हैं और कुछ प्रतिरोध भी उपयोग कर लेते हैं। चलिए यहीं से शुरू करते हैं, हम पहले एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, एक बैटरी को हम यहाँ पर संयोजित करते हैं, इसके बाद में एक प्रतिरोध यहाँ लगाते हैं, एक प्रतिरोध को या एक बैटरी को हम यहाँ पर संयोजित कर देते हैं। ठीक है, ये आपके स्वेच्छा के अनुसार कितने प्रतिरोध आपको लेना है वो आप ले सकते हैं चिन्हों का निर्धारण करने के लिए। ये मान के चलिए बैटरी हमारी ई है, ये भी ई है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे जो प्रतिरोध है इनको हम मान लेते हैं R1, R2, R3। ठीक है, धारा प्लस से माइनस, धारा की दिशा ये मान लेते हैं हम, ये चल रही है हमारी धारा की दिशा है। ठीक है, ये हमारी धारा की दिशा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, प्लस से माइनस की ओर। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक बंद लूप ले लिया है, इसको हम क्या बोलेंगे, बंद लूप या मैश, बंद लूप कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, बंद लूप है ये वाला। और हम चलने की दिशा आप कोई सी भी ले सकते हैं, आप इधर इधर चलो या इधर चलो, तो हम चलने की दिशा ले लेते हैं इस प्रकार की। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देखा होगा, चलने की दिशा, चलने की दिशा हमारी कैसी हो गई, इधर से इधर आ रहे हैं हम, मतलब किसी भी एक पॉइंट आप पकड़ लीजिए, इस पॉइंट से चल के आप वापस उस पॉइंट पर इधर आ रहे हैं। आप चाहे चलने की दिशा ऐसी भी ले सकते हैं, तो आप इधर से इधर जा सकते हैं। तो हमने चलने की दिशा कैसी ली है, क्लॉकवाइज ली है। ठीक है, कैसे ली है, क्लॉकवाइज ली है। तो अब हम चिन्हों का निर्धारण कैसे करेंगे, मान के चलिए धारा यहाँ से निकली थी I, इसमें ड्रॉप हो गई I1 हो गया, इसमें I2 हो गया, इसमें I3 हो गया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, I1 R1 हो गया, I2 R2 हो गया, I3 R3 हो गया। मान के चलिए चलने की दिशा हमारी ये है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं चलना। तो अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा, यहाँ पर पहले क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। तो वोल्टेज ड्रॉप में यदि हम धारा की दिशा की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो हम सबसे पहले ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं, -I1R1। ठीक है, यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, हम वोल्टेज ड्रॉप धारा की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं, धारा की दिशा में ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ भी -I2R2 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए अब यहाँ आ गई बैटरी, बैटरी में हम ऋण से धन की ओर चढ़ते हैं। जब हम विभव में, हमने पढ़ा था कि जो विभव में चिन्ह का निर्धारण हमने किया था, तो विभव में चिन्ह का निर्धारण करने पे हमने पाया था कि यदि हम ऋणात्मक से धनात्मक की ओर चलते हैं तो वो धनात्मक विभव यानी कि +EV कहलाता है, +E। तो यहाँ पर हम इसको क्या लेंगे, +E लेंगे। ठीक है,
वोल्टेज ड्रॉप धारा की दिशा में ही हो रहा तो इसको -I3R3 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, यानी कि धनात्मक वो हो रहा है, तो प्लस ही लेंगे, बराबरी पर 0। तो ये यहाँ पर उपयोग किया था। अब मान के चलिए यहाँ पर आपको वो क्या करता, वोल्टेज ड्रॉप का मान दे देता कि ठीक है 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, ठीक है 15 वोल्ट, ठीक है, और ये 12 वोल्ट। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर -I1R1 यानी कि माइनस का 5 रखते, माइनस का 6 रखते, प्लस का 10 रखते, माइनस का 15 रखते और माइनस प्लस का क्या रखते हैं हम 12। इसको सॉल्व करते, जो आंसर आता वो 0 के बराबर होता। यानी कि प्लस प्लस जोड़ लें, 10 और 12 क्या हो गया 22, 22 में से 15 गए तो 7, ठीक है 22 में से 15 गए तो 7 बचे। अब 7, अब यहाँ पर क्या बचा -5, -6 और 7, तो -6 -5 कितना हो गया माइनस का 11 + 7, तो आंसर कितना आएगा हमारा माइनस का 5। ठीक है, वैसे माइनस में यहाँ पर क्या होगा, ये समेशन वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप आएगा नहीं, लेकिन हमने एक माना था इसलिए हमारा ये आंसर आ रहा है। तो ये समझिए आप कॉन्सेप्ट क्या है मेन तो हमारा, ठीक है, यानी कि धारा की हमारी जो चलने की दिशा है, तो धारा की दिशा में यदि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो वो ऋणात्मक होगा, और ऋणात्मक से धनात्मक यदि हम जा रहे हैं बैटरी में तो उसको हम धनात्मक। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ये वाला ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला यदि माइनस होता, तो धन से ऋण की और ऋणात्मक हो, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते, इस -10 यानी कि इसका मान क्या लेते, माइनस लेते। ठीक है, समझ में आया। चलिए ऐसे ही मान के चलिए हम यहाँ पर एक सवाल और कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में, कि यानी बैटरी संयोजित है बहुत सारी इस प्रकार की, ठीक है, ये मांगे 2-2 वोल्ट की बैटरी है, कितने कितने वोल्ट की बैटरी है, चलिए 2-2 नहीं अलग अलग लेते हैं, ये 2 वोल्ट की, 3 वोल्ट की, 4 वोल्ट की, 5 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लस से माइनस की ओर यानी कि ऋणात्मक विभव पे जा रहे हैं हम, तो -2, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं यानी कि +2 में जा रहे हैं, माइनस से प्लस की यानी कि अभी +2 जा रहे हैं, ये प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये क्या था प्लस से माइनस ऋणात्मक, माइनस से प्लस धनात्मक, माइनस से प्लस धनात्मक, धनात्मक प्लस से माइनस यानी कि ऋणात्मक, ये माइनस से प्लस यानी धनात्मक। टोटल यहाँ पर यदि वोल्टेज निकाल के आए तो ए बी के मध्य का टोटल विभवांतर कितना निकल के आएगा हमारा, -2 से +2 कटेगा, -2 से +2 टोटल आएगा हमारा 2 वोल्ट का आएगा। कितना आएगा आंसर हमारा 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम एक आधो क्वेश्चन करके इसमें देख लेते हैं यदि हमारे इसमें दिया है तो, ठीक है, वैसे तो इसमें कुछ दिया नहीं है। आंसर हमारा क्या आएगा, यही हमारा आ जाता है, यानी कि ए से बी के बीच का विभवांतर निकालना होता है, तो वी ए माइनस वी बी का क्या निकलता है, यहाँ पे वी ए क्या है, कोई बैटरी लगी है तो उसको हम वी ए, और यहाँ पर क्या माइनस होगा तो माइनस में इसको वी बी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, वी बी क्या करते हैं हम लिख लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकल के आता है हमारा 2 वोल्ट के विभवांतर निकल के आ जाता है। ठीक है।